आज हम स्टार्ट करेंगे टीजीटी 2011 का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन आया था, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। तो हमको पता होना चाहिए होशंगाबाद कहाँ पड़ता है। तो होशंगाबाद पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और ये एक प्रागैतिहासिक स्थल रहा है। ये एक प्रागैतिहासिक स्थल था। तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है और मध्य प्रदेश में बहने वाली जो प्रमुख नदी है उसका नाम है नर्मदा। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा सौंदर्य शास्त्र से संबंधित भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अनुकरण ही कला का मूल है। अनुकरण ही कला का मूल है किसने कहा? तो अरस्तु ने कहा। ये किसने कहा है? अनुकरण ही कला का मूल है। तो ये अरस्तु के द्वारा कहा गया। मेन जो है इसमें अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए, हीगेल हो गए और कुछ और अन्य हो गए जैसे बॉमगार्टन हो गए। इन्हीं के ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा ज़्यादा सौंदर्य शास्त्रियों के बारे में पूछा नहीं जाता। और एक सुकरात हो गए, सुकरात। इन्हीं के ज़्यादातर जो कथन हैं वही पूछे जाते हैं। और भारत में अवनींद्रनाथ हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, इनसे संबंधित ही पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आया था, बादामी की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो बादामी की खोज का श्रेय जो है स्टेला कैम्ब्रिज को जाता है। इन्होंने 1935 कितने में 1935 में जो है बादामी की गुफाओं की खोज की। इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है इसके पहले की वीडियो में कि टोटल जो है बादामी में कितनी गुफाएं थी। तो बादामी में टोटल 4 गुफाएं थी। और बादामी की गुफाएं पड़ती कहाँ हैं? तो कर्नाटक राज्य में पड़ती हैं। और इसमें जो पहली गुफा थी वो शैव धर्म से संबंधित थी। पहली शैव, दूसरी व तीसरी जो है वैष्णव व चौथी जो है जैन धर्म से संबंधित गुफाएं थीं। और तीसरे नंबर गुफा में आज भी जो है बहुत अधिक मात्रा में चित्र हमें प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन फिलहाल आया था, बादामी की गुफा के जो खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो स्टेला कैम्ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 4, सिंगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। तो सिंगरिया जो है श्रीलंका में पड़ती है। और श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए। और भारत में अजंता जो है बौद्ध धर्म का एक मेन केंद्र रहा है। तो सिंगरिया में जो है अजंता के जैसे ही चित्र देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ मेन 5-6 चित्र हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो सिंगरिया कहाँ पड़ता है हमें याद रखना होगा। सिंगरिया पड़ता है श्रीलंका। ये हमको याद रखना होगा सिंगरिया कहाँ पड़ता है। तो ये श्रीलंका में पड़ता है। एक चीज़ ये याद रखनी है। इसके अलावा अन्य क्वेश्चन भी यहाँ से कुछ पूछे जाते हैं। जैसे कि ये भी क्वेश्चन है कि वहाँ के चित्र कहाँ से मिलते जुलते हैं। तो भारत की किन गुफाओं से मिलते जुलते हैं। तो कहाँ से मिलते जुलते हैं? तो अजंता के गुफाओं के जो चित्र हैं वो सिंगरिया के गुफाओं के समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिसमें आज भी चित्र प्राप्त होते हैं। तो 2011 में आया था। थोड़ा बहुत आजकल चेंज भी होता रहता है। क्वेश्चन नेट में या इधर उधर अन्य एग्जामों में आते रहते हैं। तो उसके हिसाब से अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे चेंजेस होने लगे हैं। कुछ गुफाओं में पहले चित्र थे, आज के समय में नहीं मिलते हैं। फिलहाल जो ऑप्शन आया था उसके हिसाब से देखेंगे। तो अजंता की वे कौन सी गुफाएं जिसमें आज भी चित्र हैं। तो गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10 और गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17। ये गुफाएं वो गुफाएं हैं जिनमें आज भी हमको चित्र देखने को मिलते हैं। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आया था, अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुख राजकुमारी चित्रित है। तो अजंता की गुफा संख्या 16 में जो है एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें एक राजकुमारी बैठी हुई दिखाई गई है जो कि लग रहा है कि वो कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो सकती है। उसने अपने पति जो हैं उनके बारे में सुना कि वो वैराग्य धारण कर लिए हैं, वो वापस कभी घर लौट के नहीं आएंगे। ये बात सुन के जो है उनकी अवस्था ऐसे हो गई जैसे कि वो मरने वाली हैं। तो ऐसा कहाँ पे चित्र बना है? तो अजंता की गुफा संख्या 16 में ये वाला चित्र बना हुआ है जो बहुत ही प्रमुख चित्र है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, चित्र लक्षणम की रचना किसने की। तो चित्र लक्षणम जो ये ग्रंथ है इसमें टोटल 3 भागों में इसको बांटा गया है। और इसकी रचना की है नग्नजीत। इनका एक और नाम मिलता है नग्नजीत के अलावा कभी कभी भयजीत। इनके बारे में एक कहानी भी है जिसकी वजह से बताया गया है कि कैसे कैसे चित्र का निर्माण होना प्रारंभ हुआ या चित्रकला का जन्म कैसे हुआ। ये बताया गया है चित्र लक्षणम में। और इनका नाम नग्नजीत कैसे पड़ा? तो इन्होंने जो है एक कहानी है उसमें इन्होंने नग्न आत्माओं से इन्होंने युद्ध किया था जिसके बाद इनका नाम जो है
नग्नजीत पढ़ा, तो ये भी नाम फेमस है। इसके अलावा भयजीत नाम से पूछेगा तो वो भी सही कराया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर, वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वात्स्यायन का प्रमुख ग्रंथ है कामसूत्र। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जब भी बुकें आती हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन यही है। कामसूत्र और कामसूत्र की टीका किसने की है? तो यशोधर पंडित ने। ये दोनों पूछे जाते हैं। वात्स्यायन का ग्रंथ कौन सा है? तो कामसूत्र। और कामसूत्र के टीका किसने की? तो टीका के लिए कौन जाना जाता है? तो जाने जाते हैं यशोधर पंडित। और कामसूत्र में टोटल 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में कितने रंग होते हैं? तो इसमें हम देख सकते हैं टोटल कितने होते हैं। तो ओस्टवाल्ड ने टोटल वर्णचड़क प्रस्तुत किया, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे 18, 24, 22 और 32। तो एक इसमें जो ऑप्शन नंबर 24 है ये सही होगा। कितना है? तो ऑप्शन के हिसाब से 24 सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ग में किस रंग होना चाहिए? किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वाधिक कंपन गति किस में होती है? तो कंपन गति होती है बैगनी कलर में। किस में होती है? बैगनी कलर में सर्वाधिक कंपन गति होती है। और दूर से कौन सा रंग दिखाई दे जाता है? बहुत ज़्यादा दूर से लाल रंग दिखाई दे जाता है। इसी वजह से डेंजर, जहाँ पे खतरे का निशान होता है, वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर लाल रंग देखते हैं, प्रयुक्त किया जाता है। जबकि जो बैगनी रंग है वो सबसे ज़्यादा कंपन गति करता है और दूर से ही दिखाई देता है। दूर से मतलब दूर की चीज़ें जो है मिक्स होती हुई दिखाई देती हैं। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो बैगनी कलर इसमें सही होगा। किसमें सर्वाधिक कंपन गति है? तो वो होगा बैगनी कलर। अगला क्वेश्चन आया था 11 नंबर, पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? तो पोत यानी कि टेक्सचर की बात हो रही है। किसी भी चीज़ का जो टेक्सचर होगा वो होगा पोत। तो पोत इंग्लिश में हो गया टेक्सचर। और किसी भी चीज़ का जब सरफेस हम छूते हैं तो हमको उसका स्पर्श ज्ञान होता है, यानी पता चलता है वो कैसी है, खुरदरी है, चिकनी है, किस प्रकार का उसका टेक्सचर है, तो इससे हमें पता चलेगा उसका सरफेस कैसा है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहा जाता है? तो कोई भी रंग है उसका अगर हल्कापन है या गहरापन है तो उसको हम कहेंगे तान यानी कि टोन। क्या होगी? तो उसकी तान यानी कि टोन को हम उसके हल्केपन या गहरेपन को टोन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतराल क्या है? तो अंतराल वो होता है जिसपे एक कलाकार कार्य करता है। जैसे कि एक चित्र रचना हमको करनी है तो जिस कैनवस हो गया या पेपर हो गया, जो भी उसका एरिया होगा उसे बोला जाएगा अंतराल। तो उसका अंतराल होगा यानी कि कलाकार का कार्य क्षेत्र। अंतराल क्या है? जहाँ पर एक कलाकार अपना कार्य करता है उसके कार्य क्षेत्र को बोलते हैं अंतराल। अगला क्वेश्चन आया था, परिपेक्ष कितने प्रकार का होता है? तो परिपेक्ष 2 प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय, एक होता है रेखीय। पहला होता है रेखीय परिपेक्ष और दूसरा होता है वायवीय परिपेक्ष। तो वायवीय में रेखीय में ज़्यादातर देखते हैं नीचे से ऊपर की ओर बिल्डिंगें बनती हैं। और उसके अलावा जब हम वायुयान पर बैठ के ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो नीचे के घर हैं या जो भी चीज़ें हैं वो चौकोर दिखाई देती हैं, और पेड़ ऊपर से कैसे दिखाई देते हैं? गोल गोल दिखाई देते हैं। तो ये हो गया वायवीय परिपेक्ष। और जब हम नीचे से ऊपर की ओर कोई चीज़ देखते हैं तो वो होता है रेखीय परिपेक्ष। तो रेखीय परिपेक्ष का एक उदाहरण अगर देखेंगे तो कोई भी घर का शेप देख लेंगे तो रेखीय परिपेक्ष का उदाहरण है। और वायवीय का हमने बता दिया, कोई वायुयान के ऊपर से बैठ के हम नीचे की ओर देखेंगे तो जो इस प्रकार के शेप आएंगे घरों के और पेड़ों के, वो हो गया वायवीय परिपेक्ष का एक अच्छा उदाहरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। तो एक कलाकार जो है अपने चित्र में सामंजस्य कैसे उपयुक्त कर सकता है? तो रेखाओं के द्वारा, रंगों के द्वारा, रूपों के द्वारा या इन सभी के द्वारा जो है यूज़ करके वो अपने चित्र में आपस में सामंजस्य बैठा सकता है। मान लेते हैं एक चित्र में क्या होता है, जब हम कंपोजिशन पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से हम सीखते हैं कैसे कैसे हम अपने कंपोजिशन में बाहरी तत्वों को ना आने दें या बिल्कुल अलग ना दिखाई दे, ऐसी ही चीज़ें प्रयोग करें जो एक दूसरे से जुड़ी दिखाई दें। तो ऐसी रेखाएं खींचें, ऐसे रंगों का प्रयोग करें, ऐसे रूपों का प्रयोग करें जो आपस में सामंजस्य दिखाती हूँ। तो इन सभी के द्वारा जो है हम प्रयोग करके एक सामंजस्य चित्र में ला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय चित्रकला की विशेषताएं हैं। तो भारतीय चित्रकला में जो है अंतःकरण की प्रेरणा, ये कन्फ्यूजन में रहता है तो इसमें सही कराया है। अंतःकरण की जो प्रेरणा होती है वो भारतीय चित्रकला की मेन विशेषता है। कहीं कहीं पे सत्यम शिवम सुंदरम भी सही करा देता है, लेकिन इसमें जो सही होगा वो है अंतःकरण की प्रेरणा। अगला हम चलेंगे, लावण्य योजना किसे कहते हैं? तो लावण्य योजना क्या है? बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। अब जैसे कोई स्त्री है, उसने जो श्रृंगार करा होता है तो उसकी
सुंदरता में चार चांद लगा देता है, तो वो है उसकी बाह्य सौंदर्य का व्यंजक, जिसे हम लोग लावण्य योजना भी कहते हैं। तो लावण्य योजना क्या है तो हम जान गए हैं, तो बाह्य सौंदर्य का व्यंजक है। अगला है सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे, तो हमने काफ़ी सारी मोहरें देखी हैं जिसपे हमको पीपल के पेड़ की आकृति मिलती है। इसके अलावा पीपल के पेड़ की मोहर वाली एक आकृति भी फेमस है, जो हम लोग देख चुके हैं इसके पहले वीडियो में। तो पीपल के वृक्ष वाली मोहर मिली है और वहाँ पे जो है पीपल के पेड़ की पूजा की जाती थी। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, मोहनजोदड़ो में प्राप्त नृत्य की प्रतिमा किस धातु की बनी है, तो एक कांसा धातु। ये कांसे में बनी थी, ब्रॉन्ज में बनी है। ये ब्रॉन्ज में बनी है, कांसे में बनी हुई है। इसके बारे में काफ़ी सारा बताया है और जो है छोटे छोटे वीडियो में भी इसके बारे में हमने बता रखा है पहले से। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी हैं, तो हम लोगों ने ये मोहरें भी देखी हैं। सबसे प्रमुख मोहरों में से एक है वृषभ की मोहर। ये ज़्यादातर कैसे बनती थी, तो मिट्टी को धूप में पकाकर या सुखाकर टेराकोटा से, टेराकोटा मिट्टी ही होती है, तो टेराकोटा यानी कि मिट्टी को धूप में सुखाकर बनाई जाती थी इस प्रकार की। और ये कौन सी है, वृषभ की टेराकोटा मोहर, ये बहुत प्रमुख मोहर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आया था 21 नंबर, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे, तो ये बहुत ही प्रमुख बुक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। इसके लेखक हैं जगदीश गुप्त। इसके लेखक कौन हैं, तो जगदीश गुप्त हैं। ये बार बार पूछी जाती है भारतीय प्रागैतिहासिक कला। इसके अलावा अन्य बुकें भी हैं जो हम एक अलग वीडियो बना देंगे। अगला है 22 नंबर, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। सर्वाधिक जो प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं कहाँ पे हैं, तो ये सारी मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में। और भीमबेटका की जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली गुफा का नाम है वो है सांप्रदायिक सभा। ये पूछा जाता है सांप्रदायिक सभा का गुफा कहाँ पे है, तो ये भीमबेटका के अंतर्गत पड़ती है। यहाँ पे टोटल 600 गुफाएं प्राप्त हुई थी, जिसमें से 275 गुफाओं में हमको चित्र प्राप्त होते हैं। वी.एस. वाकड़कर ने यहाँ के गुफाओं की खोज की थी और इनका कब हुआ था, तो 1958 में इन गुफाओं की खोज हुई थी। आगे बढ़ते हैं, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ, तो मिट्टी के बर्तन हुआ या अन्य चीज़ें हुई, जैसे आग की खोज हुई पुरापाषाण काल में, फिर धीरे धीरे लोग उसको इस्तेमाल करना सीख गए। तो मिट्टी के बर्तन जो है मध्यपाषाण काल में बनाए जाने लगे थे, लेकिन उतने अच्छे से विकास नहीं हो पाया था। हम ज़्यादातर जो चीज़ें देखेंगे वो पहिए का आविष्कार हो, चौक का आविष्कार हो, या ज़्यादातर हथियारों का आविष्कार हो, या मिट्टी के बर्तन का आविष्कार हो, ये सब कब हुआ, तो ये नवपाषाण काल के अंतर्गत माना जाता है। ये सारी चीज़ें कब हुई, तो नवपाषाण काल के अंतर्गत ही इन सब का विकास माना जाता है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था, तो प्रागैतिहासिक अगर हम देखेंगे शिला चित्र पुराने, तो उसमें क्या बना है, या तो उसमें आखेट दिखाया गया है, क्योंकि उनका मेन जो मकसद था वो पेट भरना था, तो वो कैसे पशुओं को मारते थे, उसके बाद उनका चित्रण करते थे। उन्होंने आपस में, उनकी भाषा नहीं थी, वो एक दूसरे को चित्र के माध्यम से ही अपनी बातें समझाते थे। इसके अलावा युद्ध करते हुए दिखाया गया है, कहीं पे पशु पक्षी ज्यामितीय आकार में बनाए गए हैं। तो इसमें जो है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों पे हमें क्या देखने को मिलता है, तो उपयुक्त सभी, लगभग सभी चीज़ें ऐसे इस प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है, तो प्रागैतिहासिक काल के ज़्यादातर चित्र लोग कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। और गुफाओं के बाहर जो पत्थर होते थे या गुफाओं के अंदर जो पत्थर होते थे, उन्हीं पत्थरों पर उन्होंने अपने चित्रण का कार्य किया है। तो शिलाओं पे बने हुए हैं प्रागैतिहासिक काल के चित्र, जिसमें से सबसे पहले मिर्ज़ापुर की गुफाएं खोजी गई, जहाँ से हमको प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिलते हैं। और एक गुफा कब खोजी गई, तो 1880 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा, तो पाल शैली में जो है बौद्ध धर्म मेन रहा। यहाँ पे बौद्ध धर्म मेन धर्म रहा पाल शैली में। यहाँ के राजा जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर बहुत अधिक चित्रण किया गया। ये एक ऐसी शैली थी, तो ये लघु शैली मानी जाती है, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है, तो जोगीमारा की गुफाएं पहले एमपी में आती थी, लेकिन बाद में स्टेट का बंटवारा हो गया, तो अब ये आती हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। जोगीमारा की गुफाएं कहाँ हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ती हैं। और कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। छत्तीसगढ़ में जो है जोगीमारा की गुफाएं हैं वर्तमान में, और पहाड़ियों का कौन से हैं, तो रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित हैं। और वहाँ पर नदी कौन सी है, तो वहाँ पर नर्मदा नदी से ही पास में बहती है। अगला है पाल शैली के संरक्षक कौन थे, तो हमने पहले भी बताया पाल शैली के संरक्षक जो थे पाल शासक ही थे और एक क्रिस्त धर्म को मानने वाले थे। तो ये पाल शैली के संरक्षक
पाल शासक थे और ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इस समय पाल लघु शैली जो है अपने चरम पे पहुंची और यहीं से धीरे धीरे आगे लघु शैली का विकास भी हुआ। आगे देखेंगे चैत्य को कहा जाता है, तो चैत्य का अच्छा उदाहरण है अजंता की गुफाएं, कार्ले की गुफाएं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो चैत्य में क्या होता है, इसमें पूजा स्थल होता है और विहार जो है वहाँ पर, विहार को संघाराम के नाम से जानते हैं, वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु हैं वो आराम करते हैं। जबकि चैत्य क्या है, यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा होती है, उनसे संबंधित कोई अवशेष होते हैं जिनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं, उसे बोलते हैं चैत्य घर। और इनके छत का आकार जो है वो एक ढोलाकार होता है। कैसा होता है, तो ढोलाकार होता है। चैत्य क्या होते हैं, वो पूजा घर होते हैं। जबकि विहार को क्या बोलते हैं, तो विहार को बोलते हैं संघाराम, संघाराम। और साथ ही ये किस काम आते हैं, तो ये आराम करने के काम आते हैं। किस काम आते हैं, तो ये सब आराम करने के काम आते हैं बौद्ध भिक्षुओं के। आगे पढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई। तो हमको पता है अजंता की जो गुफाएं थीं ये एक अंग्रेज अधिकारी ने सर्वप्रथम देखी। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी शासन था, तो यहाँ पे अंग्रेजी शासन के द्वारा यहाँ पे एक कलाकार भेजे जाते हैं रॉबर्ट गिल। उन्होंने पहली बार अजंता की प्रतिलिपियाँ बनाई और ये प्रतिलिपियाँ जो हैं क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड भेजी गई। कहाँ पे सबसे पहले प्रदर्शित की गई, तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित की गई। आपके सामने क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड है, यहाँ पे ही पहली बार ये गुफाओं की प्रतिलिपियाँ प्रदर्शित की गई। और साथ ही यहाँ पे आग लग जाती है, जिस वजह से 30 में से लगभग 25 प्रतिलिपियाँ जल के राख हो जाती हैं। इसके बाद वापस से लोग पहुँचते हैं, उन्होंने वापस से प्रतिलिपियाँ बनाई, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं। तो हमको पता है ऐसे एक ही कलर हैं, वो है पेस्टल रंग। पेस्टल रंगों में बत्तियाँ होती हैं, सीधी सीधी स्टिक होती हैं, जिनको हम बिना किसी माध्यम के या बिना किसी और चीज़ों की सहायता के बिना हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ये शुष्क माध्यम होता है, सूखा होता है। जबकि टेम्परा में हम लोग दूध या अंडे की जर्दी मिलाते हैं। जल रंग में हमको जल रंग मिलाना होता है और तेल रंग में हमको लिंसीड ऑयल की आवश्यकता होती है। इनके बिना हम उसको प्रयोग नहीं कर सकते। जबकि जो पेस्टल रंग होते हैं इनमें हम बिना किसी अन्य बाइंडर की सहायता के बिना भी इनको हम यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा जाता है तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है। तो तीव्र प्रकाश को कहा जाता है हाईलाइट। तीव्र प्रकाश क्या होता है, ये होता है हाईलाइट। तीव्र प्रकाश क्या है, तो उसे बोलते हैं हाईलाइट। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, गर्म रंग कौन सा है। इसमें बताना है गर्म रंग कौन सा है। तो गर्म रंग, इसमें नारंगी भी गर्म रंग है, पीला भी गर्म रंग है और लाल भी गर्म रंग है। तो उपयुक्त सभी, इसमें जो सारे ऑप्शन हैं वो सही हैं, सारे के सारे जो हैं वो क्या है, गर्म रंग है। नेक्स्ट आया है, प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है। अगर कोई चीज़ का प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है, तो एक ताल बराबर क्या होता है, एक सिर। एक ताल बराबर क्या होता है, एक सर की लंबाई। ये हम लोगों के जो पुराने आर्ट के ग्रंथ हैं उसमें एक प्रमाण की इकाई तय की गई है कि एक ताल बराबर क्या होगा, एक व्यक्ति का सिर। ये एक इकाई बताई गई है। आगे बढ़ते हैं, इसका यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और एक जो पूरा व्यक्ति होता है जब सीधा खड़ा होता है तो कितने ताल का होता है, तो 7.5 ताल का होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची। तो मुगल चित्रकला जो है स्टार्टिंग होती है धीरे धीरे हुमायूं के समय से। अकबर के समय बहुत ज़्यादा विकास कर लेती है और जहांगीर के समय ये अपने चरम पे आ जाती है। तो पूछा जाता है जब भी आए कि मुगल शैली में चरम पे किसके समय चित्रकला थी, तो चित्रकला जो है जहांगीर के समय थी। इस समय पोर्ट्रेट भी बन रहे थे। उसके अलावा बहुत सारे हमको कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि एक अंग्रेज हितकारी आते हैं, वो मदर मेरी का चित्र देते हैं और रात भर में जहांगीर उनके अनेक सारे चित्र और बना के उनके सामने प्रकट कर देते हैं कि इसमें से ओरिजिनल आप पहचानिए, तो वो नहीं पहचान पाते। इस तरीके की हम लोग पहले से चीज़ें पढ़ रखे हैं। तो कुल मिला के इसका जो सही ऑप्शन होगा कि चित्रकला कब अपने चरम पे थी, तो वो जहांगीर के समय चरम पे थी। जबकि वास्तुकला पूछा जाए कब अपने चरम पे थी, तो वो थी शाहजहाँ के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 36 नंबर, अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है। तो अजंता में जो चित्रण हुआ है वो कैसा हुआ है, तो वो दीवालों पे हुआ है। पहले दीवार तैयार की गई है, उसके बाद उन पे चित्रण का कार्य किया गया है। तो फ्रेस्को सेक्को यानी कि सूखी पद्धति पे हुआ है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। फ्रेस्को टेक्निक लिखा है तो यही हम सही मान लेंगे। जबकि सिर्फ फ्रेस्को अगर आता है तो एक ऐसी पद्धति होती है, तो एक गीली पद्धति होती है।
कैसी पद्धति होती है, तो ये गीली पद्धति होती है, और गीली पद्धति का काम कहाँ हुआ है, ज़्यादातर वेस्टर्न में हुआ है। कहाँ हुआ है, वेस्टर्न में हुआ है। जबकि भारत में कैसे काम हुआ है, तो सूखी पद्धति पे हुआ है, फ्रेस्को ब्यूनो में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑप्शन के हिसाब से। फिलहाल 4 नंबर सही है। 37 नंबर क्वेश्चन आया था, वर्ण क्या है। वर्ण बोलते हैं कला की भाषा में वर्ण, और अपने नॉर्मल भाषा में रंग प्रकाश की संपत्ति है। तो प्रकाश हमको कैसे दिखाई रंग हमको कैसे दिखाई देते हैं, जब प्रकाश की सहायता से ही हम रंगों को देख पाते हैं। तो क्या है, वर्ण क्या है, तो प्रकाश की संपत्ति है। अगर प्रकाश ही नहीं होगा तो हमको रंग दिखाई ही नहीं देंगे। तो वर्ण क्या है, तो प्रकाश की संपत्ति है। अगला है 38 नंबर, भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं। तो ऋतु संबंधी जो चित्र होते हैं, तो 12 महीनों के जो चित्रण होते हैं, अपने वहाँ कितने महीने माने जाते हैं, 12 महीने। और 12 महीनों का चित्रण कहाँ किया गया है, 12 मासा। बहुत सारी लघु कलाएँ हो गई या लोक कलाएँ हो गई, इन सब में जो है 12 मासा का चित्रण प्रमुख रूप से किया गया है। और जो राजस्थानी शैली हो गई, पहाड़ी शैली हुई, इनमें भी मुख्य रूप से 12 मासा एक प्रमुख विषय रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। इसके पहले भी हमने ऊपर ये पढ़ा था, 1844 में सर्वप्रथम कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। तो कौन सा ऐसा कलाकार था जो अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया गया था अजंता की गुफाओं में प्रतिलिपियां बनाने के लिए, तो रॉबर्ट गिल। इन्होंने जो है 1844 से कुछ साल यहाँ पे रुके, और उन्होंने 30 प्रतिलिपियां तैयार की, जो कहाँ पे प्रदर्शित की गई थी, तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में जो है वो प्रदर्शित की गई थी। ये हमने ऊपर पढ़ रखा है। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन देते हैं, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है। तो घायल सुअर एक चित्र है, ये हम देख सकते हैं, इसमें दर्द से करा रहा है। ये चित्र कहाँ से मिला है, तो ये मिर्ज़ापुर की गुफाओं से मिला है। इनकी खोज कब हुई थी, तो 1880 में हुई थी। 1880 में कार्लाइल व काकबर्न के द्वारा यहाँ पे चित्रों की खोज की गई। और यहाँ का प्रमुख चित्र कौन सा है, तो ये है घायल सुअर का चित्र। आगे बढ़ते हैं, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो पंचमढ़ी जो क्षेत्र था, पंचमढ़ी कहाँ है, तो पंचमढ़ी भी पड़ता है मध्य प्रदेश में। और यहाँ के चित्रों को किसने खोजा या प्रकाश में किसने लाया, तो DH गार्डन। जो पंचमढ़ी क्षेत्र के जो चित्र थे, इनको कौन प्रकाश में लाया, जनता के सामने कौन लाया, तो DH गार्डन के द्वारा जो है यहाँ के चित्रों को प्रकाश में लाया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो अजंता की गुफाएं जो हैं कहाँ पड़ती हैं, महाराष्ट्र राज्य में। अजंता हो, एलोरा हो, एलिफेंटा हो, कार्ले हो, भाजा हो, पीतलखोरा हो, ये सारी गुफाएं कहाँ पड़ती हैं, ये सारी की सारी जो है महाराष्ट्र में पड़ती हैं। और अजंता, एलिफेंटा, एलोरा, ये 3 मुख्य गुफाएं हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगला है 43 नंबर, बाग जिले में स्थित बाग गुफा किस राज्य में स्थित है। तो बाग जिले में स्थित बाग गुफा किस राज्य में है, तो बाग की गुफाएं कहाँ पड़ती हैं, तो मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। यहाँ पे टोटल कितनी गुफाएं हैं, तो यहाँ पे टोटल 9 गुफाएं हैं। शुरुआत की 5 गुफाओं का अलग अलग नाम है, वो हम अलग पढ़ लेंगे। फिलहाल बाकी गुफाएं कहाँ पड़ती हैं, तो बाग की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे, बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र मिले हैं। तो बाघ की जो टोटल कितनी गुफाएं थी हमने बताया, अभी 9 गुफाएं थी, जिसमें से गुफा संख्या 2 व गुफा संख्या 4 में अनेक चित्र हमको प्राप्त होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाघ की गुफा संख्या 2 और गुफा संख्या 4 से सर्वाधिक चित्र हमको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आया था 45 नंबर, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई। तो इसमें एक योगी दिखाए गए हैं, ये हम देख सकते हैं चित्र में। ये इसमें एक योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, इसको प्राइस्ट किंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है इसने एक संगाटी यानी कि कपड़ा ओढ़ रखा है, जिसपे जो है त्रिफुलिया अलंकरण, इसमें इसने क्या है, त्रिफुलिया अलंकरण युक्त एक संगाटी पहन रखी है। इसकी दाढ़ी दिखाई गई है, साथ ही में इसकी आँखों का जो कहाँ पे टिकी हुई है, तो इसके नाक के केंद्र में इसने ध्यान लगाया हुआ है, इसलिए इसको पुजारी की प्रतिमा के नाम से भी जानी जाती है, योगी की प्रतिमा के नाम से भी जानी जाती है। तो अनेक नामों से जानी जाती है। कहाँ से प्राप्त हुई है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई। इसकी साइज ये किस पत्थर की बनी है, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन इससे आते ही रहते हैं, इसलिए इसको अलग से हम पढ़ लेंगे। फिलहाल ये जो क्वेश्चन आया था, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ से मिली, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, कौन सी रूपरत कला नहीं है। रूपरत कला नहीं है मतलब कि ऐसी कौन सी कला है जिसको हम देख नहीं सकते, तो वो है संगीत कला। रूपरत जिसका रूप होगा वो होगी रूपरत, जैसे कि चित्रकला, वास्तुकला या मूर्तिकला, तो इन सभी को हम देख सकते हैं।
छू सकते हैं, जबकि संगीत कला को ना तो हम देख सकते हैं ना तो हम छू सकते हैं, ये सिर्फ सुन सकते हैं, इसलिए ये हो गई रूपरत कला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, कैलाश मंदिर के मध्य में स्थापित है। तो कैलाश मंदिर कहाँ है, पहली बात तो ये पढ़ते हैं महाराष्ट्र राज्य में। जब हम देखेंगे कैलाश मंदिर जो है एक बहुत बड़े से पत्थर को काटकर बीच में बनाया गया है, इस बीच में एक मंदिर है जिसको हम लोग कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। इसकी हाइट पूछी जाती है और ये किसका मंदिर है, तो कैलाश में कौन रहता है, कैलाश पर्वत पर शिव भगवान, तो इसके मध्य में स्थापित है शिवलिंग। तो कैलाश मंदिर, इससे हम पहचान जाएंगे कि इसके मंदिर के मध्य में क्या स्थित है, तो वो है शिवलिंग स्थित है। आगे बढ़ेंगे 48 नंबर में, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्त करता है, यह विचार किसने कहा, तो ये कथन आते रहते हैं, अभी हमने शुरुआत में भी बताया था, रविन्द्रनाथ के पूछा जाता है कला में मनुष्य क्या करता है, वो अपनी ही चीज़ों को बताता है, जो सोचता है अपने विचारों को उन्हीं को प्रकट करता है। ये किसने बताया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्त करता है, यह विचार किसका था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट है 49 नंबर, फड़ संबंधित है। तो फड़ जो है एक प्रकार की लोक कला है, और ये कहाँ की लोक कला है, तो राजस्थान की लोक कला है। तो फड़ कहाँ चित्रित की जाती है, तो राजस्थानी लोक कला में चित्रित की जाती है। नेक्स्ट है 50 नंबर, आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे, तो भूरा और नीला। जब हम भूरे और नीले को आपस में मिलाएंगे तो हमको कौन सा कलर मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा काला कलर। जब हम भूरे और नीले को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बन जाएगा, काला कलर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है 51 नंबर क्वेश्चन, कोलाज क्या है, तो जब हम छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग जोड़ के कोई पेंटिंग या कोई म्यूरल बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोलाज। इसका सबसे पहले प्रयोग जो है पिकासो ने किया। पिकासो ब्रा के घनवाद से ही जो है कोलाज की उत्पत्ति मानी जाती है। तो टुकड़ों का संयोजन, अलग अलग हम टुकड़े को संयोजन करके एक पेंटिंग का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं कोलाज चित्रण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मुगल शैली में किन रंग किससे बनाए जाते थे, तो मुगल शैली में जो रंगों का काम हुआ है वो खनिजों से बनाए गए हैं। काहे से बनाए गए हैं, तो मुगल शैली में पत्थर हो गए, तो खनिजों को लेकर वहाँ पर रंगों का निर्माण किया गया है मुगल शैली के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे। फिफ्टी थ्री नंबर है, बौद्ध धर्म का मुख्य बुद्ध मंदिर प्राप्त हुआ। तो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख मंदिर है जो कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। बौद्ध धर्म का एक प्रमुख मंदिर है, कहाँ पड़ता है, तो ये बिहार में पड़ता है, जिसे महाबोधि नाम से भी जानते हैं हम लोग, महाबोधि नाम से भी जानते हैं। कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है बिहार में। नेक्स्ट है, इनमें से चित्रामिक कला कौन सी है, तो चित्रामिक कला बोलते हैं 3D कला को। तो मूर्त कला जो है इसमें से कौन सी कला है, तो वो है चित्रामिक कला। मूर्त कला को हम लोग जानते हैं 3D रूप में, और 3D को ही बोलते हैं चित्रामिक, तो ये मूर्त कला ही सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, मुगल शैली की नींव किसने रखी, तो मुगल शैली जो है यानी कि काम कहाँ से स्टार्ट हुआ पहली बार, तो शैली की नींव जो है हुमायूं से मानी जाती है। विकास हुआ अकबर के समय, और चरम पे कब पहुँची, तो वो हुई जहांगीर के समय। चरम पे कब पहुँची, तो जहांगीर के समय। नींव कब रखी गई, तो नींव रखी गई हुमायूं के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है, तो जयपुर शैली के जब हम चित्र देखेंगे तो उसमें जहाँ पर हार हैं, जेवरात हैं, तो उनको ऊपर से ही जड़ के बना दिया गया है। तो ये सारी जो है मुगल शैली से संबंध रखते हैं। जैसे मुगल शैली में काम हुआ है वैसे ही जयपुर शैली में काम हुआ है। तो सर्वाधिक प्रभाव जयपुर शैली पर किसका है, तो मुगल शैली का ही रहा है। जो मुगल शैली के कलाकार थे वही जाकर जयपुर में पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने काम किया, जिस वजह से जो है जयपुर शैली पर मुगल शैली का हम प्रभाव देख सकते हैं। नेक्स्ट है 57 नंबर, हाड़ा राजाओं की राजधानी रही। तो हाड़ा कहाँ के राजा थे, तो हाड़ा जो है बूंदी में हाड़ा राजाओं का राज्य रहा, और यहाँ पर इन्होंने काम चित्रण कराया है। यहाँ पे एक चित्र भी बहुत फेमस है, राजा सूरजत सिंह सुअर का शिकार करते हुए, इस प्रकार के चित्र यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है। ढोला मारू हम देखेंगे, ढोला मारू, ढोला बोलते हैं किसको, ऊँट को, मारू ढोला बोलते हैं राजा को, मारू बोलते हैं रानी को। ये दिखाए जाते हैं मैदान में, पहाड़ों के साइड में एक ऊँट पे बैठे हुए दिखाए गए हैं। ढोला बोलते हैं किसको, राजा को बोलते हैं ढोला, ढोला बोला जाता है राजा को, जबकि मारू बोलते हैं किसको, मारू बोलते हैं रानी को। इस प्रकार के चित्र कहाँ चित्रित हुए हैं, तो राजस्थानी शैली के अंतर्गत इस प्रकार के चित्र चित्रित हुए हैं। राजस्थानी में भी कहाँ पे चित्रित हुए हैं, तो वो मेवाड़ शैली में। राजस्थानी शैली में भी कहाँ चित्रित हुए हैं, तो मेवाड़ शैली में ढोला मारू नामक चित्र चित्रित किए गए।
आगे बढ़ेंगे। अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग जकड़े बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए हैं पूछा गया है। तो अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं तो हम देखेंगे स्थिर एवं जकड़े। यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल लय नहीं दिखाई देगी। ये सीधे सीधे यहाँ पे हाथ ऐसे दिखाए जाएंगे, या इनका चेहरा भी देखना है तो इस प्रकार, जैसे ये माथा, ये नाक, इस प्रकार के यहाँ पे बिना लय के यहाँ पे चित्रों का निर्माण हुआ। तो स्थिर और जकड़े कहाँ पे बनाए गए तो स्थिर और जकड़े जो हैं ये बनाए गए हैं अभ्रंश शैली के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई। तो भीमबेटका की ये पहले भी हमने क्वेश्चन दोहराया था, ऊपर से संबंधित आया भी था। तो ये कहाँ पड़ती हैं गुफाएं, मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। 1958 में इनकी खोज हुई। किसने की तो V.S. वाकड़कर ने जो है इसकी खोज की। और यह प्रमुख गुफाएं हैं कहाँ पड़ती हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ती हैं। टोटल यहाँ पर कितनी गुफाएं मिली थी 600 गुफाएं मिली, जिसमें से कितने में चित्र मिलता है तो 275 में चित्र आज भी हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल 60 पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो भाग 2 डालेंगे उसमें हम पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। आपको अगर कोई इससे संबंधित परेशानी है किसी भी प्रश्न में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे हम उसका आपको विवरण बता सकें कि वो सही है या गलत है। ठीक है, थैंक यू। आप शेयर कर सकते हैं।